सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आज करेंगे शुभारंभ। 5 दिवसीय सम्मेलन में 125 देशों के विशेषज्ञ लेंगे हिस्सा। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को दिया गया अंतिम रूप। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। एलजेपी का बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला। देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद ने पकड़ी रफ्तार। बीते एक हफ्ते में 5,73,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद। अब तक 41,000 से ज्यादा किसानों को 1,082 करोड़ रुपए का भुगतान। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक आज। कर्ज के विकल्प पर चर्चा के आसार। केंद्र ने अगस्त में राज्यों को रिजर्व बैंक या बाजार से कर्ज लेने के दिए थे विकल्प। और देश में लगातार 13वें दिन कोरोना के सक्रिय मामले 10 लाख से नीचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल जुलाई तक देश के 25 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आज शुभारंभ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग एआई पर इस वर्चुअल सम्मेलन 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस क्षेत्र के वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। RAISE 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों और अनुसंधान क्षेत्र के दुनिया भर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महामारी जैसे हालात में तैयारियों में AI से लाभ, डिजिटाइजेशन पर नवाचार की प्रगति, समग्र AI, सफलतापूर्वक नवाचार के लिए साझेदारी जैसे विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन में मंथन होगा। The world is in the midst of a technological revolution where various aspects of society are being profoundly transformed. Technology is changing governance and enterprises and is allowing for innovation to flourish. A key technology which has been the centerpiece of all conversations is artificial intelligence. It is probably the most significant technology of our lifetime. RAISE 2020 सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ उत्साहजनक नव उद्यमों के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। AI सॉल्यूशन प्रतियोगिता के तहत चयनित नव उद्यम 6 अक्टूबर 2020 को AI स्टार्टअप पिच के तहत अपने सॉल्यूशन से जुड़ी प्रस्तुति देंगे। ये भारत सरकार के नव उद्यमों और नवाचारों को मंच, मान्यता और मार्गदर्शन के द्वारा निरंतर सहायता के विचार को दर्शाता है। स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम, IIT समेत विश्व स्तरीय विज्ञान और तकनीकी संस्थानों, विशाल डिजिटल बुनियादी ढांचा और हर साल लाखों की तादाद में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकों की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में, विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित कर सकता है। सबका साथ सबका विकास की भावना और विचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना समग्र विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना और देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सभी के लिए उपयोगी है की रणनीति पर काम करना है। प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरित भारत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा, बल्कि ये दुनिया को भी दिखाएगा कि सामाजिक सशक्तिकरण में जवाबदेह ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
RAISE 2020 के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान का वातावरण सृजित होगा, जो AI के शुचितापूर्ण और मर्यादित विकास और इस्तेमाल के बारे में जन जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RAISE 2020 अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है, जिसका उद्देश्य जवाबदेह AI के द्वारा सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सभी को शामिल करने के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग के साथ कर रहा है। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ साथ जाने माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्र से लोगों के भाग लेने की संभावना है। अब तक 125 देशों के 38,700 से ज्यादा शिक्षा जगत, अनुसंधान क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के हितधारकों ने राइज 2020 में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। इस बीच पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के काम में जुटी हैं। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता शामिल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची पर चर्चा हुई। निशानेबाज श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला रविवार को दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ उतरेगी। बिहार चुनाव में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की डिजिटल तरीके से होने वाली बैठक में तय कर सकती है। बिहार पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की बैठक रविवार को हुई थी और समझा जाता है कि इसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति आज बैठक कर सकती है और स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। इस बीच बिहार में सीपीआई ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में अपने हिस्से आई 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने कपिदेव यादव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में गठबंधन की ओर से अब तक प्राप्त 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को तय किया। सीपीएम ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सीपीएम के उम्मीदवार मांझी, मटिहानी, विभूतिपुर और पिपरा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी गया, जहानाबाद और पूर्णिया जिले में अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल और अधिक खर्च पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 2 विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी मधु महाजन और पूर्व आईएएस अधिकारी बीआर बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों अधिकारी बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से होने वाले खर्च पर नजर रखेंगे। दोनों अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में मिली शिकायतों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये शिकायतें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, मदिरा और अन्य मुफ्त वस्तुएं बांटने के संबंध में हो सकती हैं। बिहार में विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में चुनाव का आयोजन किसी चुनौती से कम नहीं है। कठिन परिस्थितियों के बीच बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।
ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक से मतदान की व्यवस्था की है। बिहार विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पोस्टल बैलेट सेवा को चुनने के लिए जरूरी फॉर्म को ऐसे सभी मतदाताओं के आवास पर पहुंचाया जाएगा जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होगी और जो दिव्यांग होंगे। बूथ स्तर के अधिकारी अपने पोलिंग स्टेशन के तहत आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों के आवास पर ये फॉर्म पहुंचाएंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 3 अक्टूबर को एक पत्र लिखा गया था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की छठी महापरिषद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेह पर्वतीय परिषद के 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 164 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के लिए अच्छी खासी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 164 नामांकनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 43, आम आदमी पार्टी के 27 और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 44 पर्चे शामिल हैं। इन सभी पर्चों की जांच 6 अक्टूबर को की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में आज बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। यह बंद बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में किया गया है। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में रविवार शाम बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष शुक्ला उत्तर 24 परगना जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे। घटना के वक्त वो पार्टी कार्यालय आ रहे थे। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन वारदात की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी को बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुलाया है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविड सुरक्षा किट यानी मास्क, सैनिटाइजर, पेन आदि ले जाना ना भूलें, ताकि आपको पेन, सैनिटाइजर जैसी चीजें दूसरों से लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़े। इससे आप कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। ध्यान रहे, अस्पताल में अभी सिर्फ 2 लोगों के ही प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए मरीज सहित केवल 2 लोग ही अस्पताल जाएं। मास्क पहनकर ही घर से निकलें और अस्पताल में भी पहने रखें। सावधानी को आदत बनाएंगे, कोरोना को मिलकर हराएंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की सरकारी खरीद जारी है। राज्यों की ओर से 2020-21 के लिए धान की खरीद शुरू करने के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 41,000 से ज्यादा किसानों को 1,082 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 3 अक्टूबर 2020 तक धान की कुल खरीद 5,73,339 मीट्रिक टन थी। पंजाब और हरियाणा में 26 सितंबर से धान की खरीद शुरू हुई, जबकि बाकी राज्यों में इसकी शुरुआत 28 सितंबर से हुई। खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। वो गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। देश की 60% जनता जिस व्यवसाय में, कृषि में संलग्न है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 10-15%। वो बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब नया निवेश आएगा। बढ़ेगा कब? जब नया तकनीक आएगा। बढ़ेगा कब? जब नए बीज, नए खाद, नए स्वरूप से खेती बनेगी, तब उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा कीमत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की आज 42वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कर्ज के विकल्प पर चर्चा के आसार हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को रिजर्व बैंक से उपलब्ध विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने या बाजार से 2,35,000 करोड़ रुपए उधार लेने के विकल्प दिए थे। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर हुई है। लगातार 13वें दिन सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम रखने का अपना ट्रेंड बनाए रखा है। रोजाना टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर 84.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल संक्रमित मामलों में से केवल 14.3% ही वर्तमान रोगी हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के नीचे बनी हुई है। वर्तमान रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 6 गुना अधिक है। पिछले एक महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही है। भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अगले वर्ष जुलाई तक वैक्सीन की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार आपूर्ति और टीका भंडारण सुविधाओं की तैयारी करने के लिए टीका निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए मिलकर ठोस प्रयास करने पर भी जोर दिया। The center is also working on plans for building capacities in HR, training, supervision, etc. on a massive scale. Our rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses, covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व भर में अब तक करीब 3.5 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और 10,31,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में संक्रमण से 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ये महामारी विकराल रूप ले चुकी है। अब तक 73 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में 3 करोड़ 47 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुखार न आने के बाद से सेहत में लगातार सुधार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप को दी जा रही सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को रेमडेसिविर दवा की दूसरी खुराक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि उन्हें अब काफी बेहतर लग रहा है। ट्रंप ने अस्पताल से ट्वीट किया कि वापसी के लिए हम सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे वापस आना होगा क्योंकि हमें अभी भी अमेरिका को फिर से महान बनाना है। कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद श्रीलंका के 2 शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद कोरोना के सामुदायिक मामलों का पता चला है, जिसके बाद 2 पश्चिमी प्रांतीय कस्बों में कर्फ्यू लगाया गया है। श्रीलंका में कोरोना वायरस के 3000 से अधिक संक्रमित मरीज हैं, जबकि 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं इजराइल में सोमवार को कोरोना वायरस के 2000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई। इजराइल के पर्यावरण संरक्षण मंत्री गिला गैमलियल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। गैमलियल ने रविवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गई है। कोरोना वायरस के दौरान इस परीक्षा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया। परीक्षा कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश भर में 72 शहरों के 2569 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा 2020 के लिए करीब 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो जनवरी 2021 में होनी है। यूपीएससी ने पहले 31 मई को परीक्षा निर्धारित की थी। कोरोना महामारी के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली के प्रमुख खादी इंडिया विक्रय केंद्र ने गांधी जयंती के अवसर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री की। शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर को खादी की कुल मिलाकर 1,02,19,496 रुपए की बिक्री दर्ज हुई, जो कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक है। पिछले साल 2 अक्टूबर को इस बिक्री केंद्र से कुल 1.27 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर अपने सभी उत्पादों पर 20% की विशेष प्रथागत छूट देने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खादी खरीदने की लगातार अपील के कारण बड़े पैमाने पर खादी की बिक्री हुई है। इसके अलावा जनता में, विशेष रूप से युवाओं में खादी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने भी इसमें योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में रविवार को एक और अध्याय जुड़ गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसमें फूलबागान तक सेवा का विस्तार किया गया है। रेल मंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया और वहां से पहली ट्रेन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए रवाना किया। फूलबागान ईस्ट वेस्ट मेट्रो का पहला भूमिगत स्टेशन है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिनों के म्यांमार दौरे पर हैं। इस दौरान वो म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा से मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का अवसर मिलेगा। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम
और एक्ट ईस्ट नीतियों के अनुरूप म्यांमार के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के लिए अमर बलिदान देने वाले नायकों को याद करते हुए फेसबुक पोस्ट लिखा है। साहस की प्रतिमूर्ति रोपुलियानी शीर्षक से लिखे फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वयोवृद्ध मिजो मुखिया जिसने अंग्रेजों को कर और नजराना देने से इनकार कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि नागा नवयुवती रानी गाइंदिलियो हूं या वयोवृद्ध मिजो मुखिया रोपो इलियानी, आपका संघर्ष, आपका त्याग वंदनीय है। 1828 में जन्मी रोपुलियानी उत्तर के प्रमुख मिजो मुखिया लाल सामुगा की पुत्री थीं। अपने परिवार और समुदाय की गौरवशाली परंपराओं के प्रति सदैव सजग रहती थीं। 1890 आते आते अंग्रेज अंततः कुछ मिजो क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाने में कामयाब हो ही गए, लेकिन कुछ मिजो प्रमुखों ने अंग्रेजों के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। उनमें वंदुला भी थे। वंदुला की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रोपुलियानी ने अपने समुदाय की कमान संभाली और अपने गांव रालवावंग से शासन चलाने लगी। उनके रहते हुए अंग्रेजों के लिए कर वसूलना और जबरी मजदूरी करवा पाना मुश्किल था। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि उन्होंने अपने लोगों और अपने पुत्र को आत्मसमर्पण करने से रोका, बल्कि उनसे अधिक से अधिक बंदूकें और अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने को कहा। वो अंग्रेजों की मुखालफत कर रहे मिजो समुदायों की प्रमुख नेता बन गईं और अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का केंद्र। रोपुलियानी और उनके अनुयायियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे संघर्ष को दबाने के लिए 1893 में कैप्टन शेक्सपियर के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। अचानक हमले में रोपुलियानी और उनके पुत्र लालथुआमा को पकड़ लिया गया। 2 साल तक चिटगांव जेल में बंद रहने के बाद 1895 में उनका देहांत हो गया। अपने पीछे वो स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपनी प्रेरणादायी विरासत छोड़ गई। लोक परंपराओं के अनुसार लुशाई क्षेत्र के अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ साहसी संघर्ष किया था, लेकिन लोक परंपराओं के अलावा इनके बारे में और अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि समय आ गया है कि हमारे इतिहास की पुस्तकों में ऐसे साहसी योद्धाओं को सम्मानित स्थान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात खेलों की। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए रविवार को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हालेप, हॉलैंड की किकी बोटिस और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव चौथे दौर में हार कर बाहर हो गए। वहीं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच शनिवार को चौथे दौर में पहुंच गए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।